जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का बिंदु लाया है। उस बिंदु का नाम है अव्यय। अव्यय जिसका दूसरा नाम होता है, प्रिय साथियों याद रखना, दूसरा नाम क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों? अविकारी शब्द होता है। अव्यय का दूसरा नाम अविकारी शब्द होता है, इतना याद रखना है ना। तो आइए हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो आपके मानस पटल में, आपके मन में सवाल जवाब चल रहे होंगे। याद रखना, उनका सबका जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। करा निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो जरा देखें, 4 ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य: नदी धीरे धीरे बह रही है, नेहा रोजाना मंदिर जाती है, राधा छत पर बैठी है, रोहन कम पढ़ता है। और इस वाक्य में जो जवाब होगा उपर्युक्त सभी होगा ई नंबर। प्रिय साथियों, ये क्या है क्रिया विशेषण? फटाफट जरा हम देखते हैं। तो जरा देखिएगा, जो हमारा क्रिया विशेषण होता है, पहले तो हम वाक्य लिखेंगे, फिर आप समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, देखो जरा, जैसे मैंने कहा घोड़ा तेज दौड़ता है दोस्तों। मैंने क्या कहा? घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है दोस्तों, घोड़ा तेज दौड़ता है। आपसे पूछेगा इस वाक्य में, दोस्तों बहुत ध्यान सुना, इस वाक्य में तेज क्या है? तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ऐसे मिलेगा अव्यय है, अव्यय है, या आपसे पूछा जाएगा संधि है, या पूछा जाएगा उपसर्ग है, या आपसे पूछा जाएगा प्रत्यय है या समास है। तो आप क्या लगाएंगे? अव्यय है। लेकिन प्रिय साथियों, क्रिया के ठीक पूर्व देख लो, दौड़ना क्या है? वर्ब है, यानी क्रिया है। और क्रिया के ठीक पूर्व विशेषता बता रहा, घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। और ये जो है तेज ना दोस्तों, क्रिया विशेषण है। क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण है। यहाँ तेज क्या है? क्रिया विशेषण का वाक्य है। लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि यहाँ तेज शब्द क्या है इन 4 ऑप्शनों में से, तो तेज शब्द क्या होगा? अव्यय होगा। लेकिन पूछे घोड़ा तेज दौड़ता है, ये अव्यय या अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होता है? एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय होता है दोस्तों, याद रखना। एक क्या होता है, जरा देखो, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा क्या होता है दोस्तों? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा क्या होता है दोस्तों? विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है दोस्तों, बोधक अव्यय होता है। तो घोड़ा तेज दौड़ता है ना, ये जो है क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है। लेकिन क्रिया विशेषण अव्यय का अगर भेद पूछा जाए तो एक चीज़ याद रख लेना दोस्तों, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखना। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। और वो 4 प्रकार दोस्तों याद रखना, आपको अभी आगे पता चलेगा क्या क्या होते हैं। तो जरा देखें, नदी धीरे धीरे बह रही है, नेहा रोजाना मंदिर जाती है, राधा छत पर बैठी है, रोहन कम पढ़ता है, उपयुक्त सभी। तो इसी वक्त इसको भी बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे अव्यय जो होते हैं, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध, समुच्चय, विस्मयादि, यही 4 होते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ तेज शब्द अव्यय है इस वाक्य में, और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण का वाक्य है। इन चारों में से क्रिया विशेषण का वाक्य है। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ घोड़ा तेज दौड़ता है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का कौन सा भेद या प्रकार होगा? तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद या प्रकार होते हैं। एक होता है रीतिवाचक। क्या होता है? रीतिवाचक दोस्तों। एक होता है परिमाणवाचक होता है। और एक होता है दोस्तों, याद रखना, कालवाचक। क्या होता है? कालवाचक। और एक होता है स्थानवाचक। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या होता है? स्थानवाचक। ये अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के ये 4
प्रकार माने जाते हैं या 4 भेद होते हैं, याद रखना। तो यहाँ देखो घोड़ा जो दौड़ रहा है, घोड़ा के दौड़ने का ढंग, तौर और तरीका बता रहा है, घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। और याद रखना यहाँ रीतिवाचक होगा, क्या होगा, रीतिवाचक होगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्या होगा दोस्तों, रीतिवाचक होगा। रीति का मतलब होता है ढंग, तौर तरीका, किसी के खाने का, चलने का, बोलने का, रहने का ढंग, तौर तरीका। जैसे मैंने कहा दोस्तों, याद रखना, राधा धीरे धीरे चलती है, राधा धीरे धीरे चलती है दोस्तों, राधा धीरे धीरे चलती है। अब ये वाक्य अविकारी यानी अव्यय के 4 प्रकारों में से ये क्रिया विशेषण का प्रकार होगा कि राधा धीरे धीरे चलती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के ये किस भेद में आएगा, तो राधा के चलने का ढंग, तौर और तरीका बता रहा है, तो हो जाएगा रीतिवाचक में। याद रखना, हो जाएगा कहाँ, रीतिवाचक में। मैंने इससे संबंधित प्लेलिस्ट में वीडियो भी बनाई है, जाके आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पढ़े होंगे, विशेष से विशेषण से संबंधित पढ़े हैं, उसमें मैंने सब बताया है। तो जरा दोस्तों जरा देखिए, यानी ये क्रिया विशेषण, जैसे मैंने कहा प्रिय साथियों, ये रीतिवाचक हो गया। तो यानी ये घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है या घोड़ा तेज दौड़ता है या राधा धीरे धीरे चलती, रीतिवाचक हो गया। लेकिन यहाँ देखो, कह रहा नदी धीरे धीरे बह रही है, नदी धीरे धीरे बह रही है दोस्तों। यहाँ यानी ये क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन है यहाँ रीतिवाचक का उदाहरण होगा, रीतिवाचक का होगा। नेहा रोजाना मंदिर जाती है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। काल यानी समय का बोध करा रहा है। तो जरा देखो प्रिय साथियों, अब हम कहें, अगर जो रीति तो जान गए, ढंग तौर तरीका बताएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ काल, काल का मतलब क्या होता है, समय, समय होता है। जैसे मैंने कहा नेहा अभी अभी आई, नेहा अभी अभी आई दोस्तों, नेहा अभी अभी आई। जैसे आपके घर परिवार में अतिथिगण महोदय आए होते हैं, हम उनसे पूछते हैं भैया आप कब आए, तो वो कहते हैं अभी अभी। तो अभी अभी का मतलब क्या बताता है, समय। जैसे मैंने कहा नदी निरंतर बहती है, नदी निरंतर निरंतर बहती है दोस्तों। तो याद रखना, यहाँ नदी के बहने का ढंग और तौर तरीका नहीं बताया जा रहा है, निरंतर का मतलब हमेशा बताया जा रहा है, समय बताया जा रहा है। तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, काल के अंतर्गत जाएगा दोस्तों। तो बातों को समझना। अब देखो इस ऑप्शन में दिया है रोजाना, नेहा रोजाना मंदिर जाती है, कालवाचक होगा। राधा छत पर बैठी है, ये याद रखना स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थान हो जाएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, इधर हम बताते हैं दोस्तों, स्थान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, बात ध्यान से सुनना बहुत, जैसे मैंने कहा उस ऑप्शन में है राधा, राधा छत पर बैठी है, राधा राधा छत पर बैठी है दोस्तों। अब राधा के बैठने का स्थान क्या है, छत है, तो ये स्थानवाचक हो जाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा भेद हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा दोस्तों। याद रखना हमेशा और हमेशा, क्योंकि यहाँ छत उसके बैठने का स्थान है। अगर देखा जैसे कौवा डाल पर बैठा है, कौवा डाल पर बैठा है दोस्तों, बैठा है, कौवा के बैठने का स्थान क्या है, डाल है। अब ऐसे देता है जैसे मछली, मछली जल में रहती है या तैरती है, मछली जल में तैरती है या रहती है दोस्तों। तो एक चीज़ याद रखना, अब मछली के रहने का हमेशा स्थान क्या माना जाता है, जल ही, जल में रहती है, चाहे वो तैरे, चाहे सोए, चाहे रहे। तो अब ये उसके लिए स्थान हो गया, ये स्थान सूचक संज्ञा शब्द है दोस्तों। और जहाँ स्थान सूचक संज्ञा शब्द होता है वहीं अधिकरण कारक होता है, याद रखना क्या होता है, अधिकरण कारक होता है दोस्तों। और हमेशा याद रखना, जो क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर, उनमें हमेशा और हमेशा दोस्तों स्थान वाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है उसमें अधिकरण कारक यूज होता है। याद रखना, कभी गलत मत करना। मेरा कहने का मतलब यह रहा, अगर आपसे पूछा जाए क्रिया विशेषण अव्यय के जो अर्थ के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, उसमें जो एक होता है स्थानवाचक, इसमें कौन सा कारक यूज होता है, तो अधिकरण कारक प्रयोग होता है, अधिकरण कारक प्रयोग होता है दोस्तों। ये कभी गलती मत करना, बार बार एग्जाम में आते हैं। तो जरा देखो ये क्या हो गया, स्थानवाचक। अब ध्यान से समझना दोस्तों, क्या हो गया, स्थानवाचक। रोहन कम पढ़ता है, याद रखना ये कम पढ़ता है, ये क्या हो गया, परिमाणवाचक। परिमाण, मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा दोस्तों बहुत अच्छे से,
है ना। विशेष और विशेषण से संबंधित अव्यय यानी अविकारी शब्द से संबंधित क्रिया विशेषण अव्यय के ऊपर पूरा पार्ट बना है, यानी ये परिमाणवाचक होगा। कम, बहुत, ज़्यादा, पर्याप्त, पूर्णतः, है ना, ये सभी होंगे। आइए जरा देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दूसरा क्या कह रहा है, घर के सामने बगीचा है किस प्रकार का अव्यय है। जी हाँ दोस्तों, जरा देखो क्या कह रहा है ये प्रश्न। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न होगा दोस्तों, एक बार देखेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। जरा देखो कह रहा है क्या कि घर के सामने बगीचा है किस प्रकार का अव्यय है। संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मयादि और क्रिया विशेषण अव्यय। तो एक चीज़ याद रखना दोस्तों ना, ये संबंध बोधक अव्यय होगा। यहाँ क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, याद रखना दोस्तों, जहाँ दो संज्ञा या सर्वनाम पदों को बांधने के लिए बीच में अव्यय सूचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, उसी को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब जैसे मैं अगर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो ध्यान से सुनो दोस्तों, अभी आप समझ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। तो जरा देखो, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, कहीं रहना, अगर जहाँ दो संज्ञा को जोड़ने के लिए, ध्यान से सुनो दोस्तों, संज्ञा को जोड़ने के लिए बीच में अव्यय सूचक शब्द आ जाए, या संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने के लिए बीच में अव्यय सूचक शब्द आ जाए, या हम कह सकते हैं दोस्तों सर्वनाम को जोड़ने के लिए बीच में अव्यय सूचक शब्द आ जाए, तो याद रखना ऐसे ही जहाँ मिलेंगे वहाँ संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो जैसे देखो एग्जाम्पल क्या कहा है यहाँ, बहुत ध्यान से देखो, कह रहा है घर के सामने बगीचा है। अब घर के सामने बगीचा है तो दोस्तों जरा देखो, यहाँ घर भी संज्ञा है और बगीचा भी संज्ञा है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या आया है, के सामने। ये देखो के सामने आया है, यहाँ घर संज्ञा बगीचा संज्ञा, दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या आया है, के सामने। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, याद रखना मेरा कहने का मतलब। और प्रश्न हम आपको बता देते हैं, जैसे घर के सामने बगीचा है, आपने ये देखा, जैसे मैंने कहा पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता दोस्तों। अब पानी तो संज्ञा लिक्विड के फॉर्म में है, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, मनुष्य तो जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों को बांधने के लिए देखो जरा क्या आया, के बिना। ऐसे संज्ञा आ जाए, संज्ञा सर्वनाम आ जाए, या कोई भी दोस्तों शब्द आ जाए। जैसे अगर सर्वनाम से संबंधित भी करेंगे तो उससे भी संबंधित शब्द आ जाएंगे। तो जरा देखो उनको भी हम यहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द आ जाए, जैसे आपको दे दिया, उसके खातिर या मारे, उसके खातिर मैं भी भूखा रहा, उसके खातिर मैं भी भूखा रहा। उसके देखो यहाँ सर्वनाम है और मैं भी सर्वनाम है, इन दोनों को बांधने के लिए बीच में क्या आया, के खातिर। तो जहाँ दो संज्ञा सर्वनाम पदों को बांधने के लिए बीच में अव्यय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखना वही क्या होता है, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। आइए जरा देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कह रहा राधा अभी अभी आई, वाक्य क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा भेद होगा। अभी अभी का मतलब क्या बता रहा है, समय, और समय बता रहा तो क्या होगा दोस्तों, कालवाचक होगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्या होगा, कालवाचक होगा प्रिय साथियों। इतना तो अब आप जान ही गए, कैसे भी प्रश्न पूछे तो आपको जवाब दे देना है ना। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अब आपको देखना है ध्यान से बहुत। कह रहा है दोस्तों, निम्न में अव्यय शब्द की पहचान कीजिए। अव्यय शब्द कह रहा है, ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे, अव्यय शब्द की पहचान कीजिए। तो जरा देखो, यह आंसू, आँख, सप्ताह, स्वागत, आज। तो जरा देखो दोस्तों, कह रहा अव्यय शब्द की पहचान कीजिए। तो अव्यय शब्द किसे कहा जाता है, वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो प्रिय साथियों, इतना याद रखना है ना। और इसके साथ साथ हम बता देना चाहते हैं, अव्यय शब्द किसे कहा जाता है दोस्तों,
तो पहले इनको आप समझ जाइए। जैसे मैंने कहा, शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं। शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं लिंग, वचन, काल और क्या होते हैं दोस्तों, कारक होते हैं। शब्द परिवर्तन की ये 4 इकाइयाँ होती हैं। इन्हीं शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयों द्वारा जब किसी शब्द में कोई परिवर्तन होता है तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लेकिन इन्हीं के द्वारा जब किसी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। विकारी शब्द भी 4 होते हैं। अविकारी शब्द 4 वो होते हैं, क्रिया, विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयादि बोधक अव्यय। आपसे पूछे विकार के आधार पर शब्दों के कुल प्रकार कितने होते हैं तो 4 ये टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं दोस्तों। बात समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे एक दफ़ा, कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ज़रा देखो, अब क्या करना है, एक प्रश्न और ध्यान देना है आपको। आपसे पूछे कि शब्द संरचना की कितनी इकाइयाँ होती हैं, वो भी 4 होती है। शब्द संरचना दोस्तों, संरचना का मतलब किसी शब्द का निर्माण करना। शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ होती हैं, यानी 4 इकाई होती है दोस्तों। और वो क्या होते हैं ये ज़रूर याद रखना, संधि, समास, और क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग, और क्या होता है, प्रत्यय होता है। याद रखना ये। तो आइए ज़रा देखते हैं। अब प्रश्न कह रहा है निम्न में अव्यय शब्द की पहचान करें जिसमें कोई बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो। तो आंसू का हम आंसुओं कर सकते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तन होगा। आँख का आँखें कर सकते हैं, वचन के आधार पर। लेकिन देखो, स्वागत है ना, आज है, तो याद रखना लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा सप्ताह। सप्ताह दोस्तों अगर आप परिवर्तन करना चाहोगे तो साप्ताहिक हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। स्वागत को करोगे तो स्वागतम हो जाएगा। आज का आजे, आजो, आजे नहीं होगा। यानी इसका मतलब यही क्या है, अव्यय शब्द है जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। सप्ताह का साप्ताहिक बना सकते हैं, आँख का आँखें कर सकते हैं, आंसू का आंसू और स्वागत का स्वागतम कर सकते हैं दोस्तों। याद रखना। यानी यहाँ आज क्या है दोस्तों, ये अव्यय है। जैसे आज आ गया, जैसे दोस्तों आज आ गया, कल आ गया, किसे आ गया, इसलिए आ गया, लेकिन आ गया, परंतु आ गया, ये सब क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। देखिए आगे प्रश्न क्या करा है, शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयाँ होती हैं। दोस्तों ध्यान सुनो, शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयाँ होती हैं। तो शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं, बी नंबर की तरफ चलेंगे। और शब्द संरचना की कितनी इकाइयाँ होती हैं, जिससे किसी शब्द का निर्माण करते हैं, वो भी 4 इकाइयाँ होती हैं। लेकिन शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं मैंने बताया था दोस्तों, आगे अब यहाँ नहीं लिखेंगे। शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ होती हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। और शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। दोस्तों बात समझ चुके होंगे। आइए आगे चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। जा देखो दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब आपको बहुत भली भांति समझ आनी चाहिए क्या ये प्रश्न कहना चाहता है दोस्तों। देखो अब आप खुद ही समझ जाओगे। कह रहा है विस्मयादि बोधक अव्यय की पहचान कीजिए। सोहन जरा इधर आना, बच्चों ज़्यादा ऊंचाई पर मत जाओ, अजी जरा सुनते हो, अरे उन्हें क्या हो गया। प्रिय साथियों ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जो स्टूडेंट या विद्यार्थी अगर देख रहे होंगे, और जो चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और हर एग्ज़ाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको इसमें बहुत सारी हिंदी की जानकारियाँ मिलेंगी। तो ज़रा देखो दोस्तों, अब यहाँ हम बताएंगे आपको कौन सा होगा विस्मयादि बोधक अव्यय। ये डी वाला ऑप्शन होगा। अब कैसे होगा, जबकि विस्मयादि बोधक अव्यय सब में लगे हैं सिंबल। अब आपको ये भाई जानना पड़ेगा ना कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता, तभी तो आप कर पाओगे आगे, नहीं समस्याओं से घिरते चले जाओगे दोस्तों। अब ज़रा देखो हम आगे देखते हैं क्या है प्रिय साथियों। एक होता है संबोधन कारक। प्रिय साथियों बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। एक होता है प्रिय साथियों संबोधन कारक, संबोधन कारक होता है लास्ट का। और एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय।
इन दोनों में ही इस सिंबल का यूज होता है, दोनों में। लेकिन दोस्तों ये जो संबोधन कारक होते हैं ना, ये किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये रहा दोस्तों, जो हमारे संबोधन कारक होते हैं इनका प्रयोग किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु होता है। लेकिन जो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं इनका प्रयोग कहीं भी किसी वाक्य में जहाँ हर्ष, घृणा, शोक, दुख, वैराग्य आदि का भाव प्रकट होता है, वहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय होता है दोस्तों। जबकि दोनों में इन सिंबलों का प्रयोग होता है, इतना याद रखना। तो जरा अब आप समझ गए। तो आपको ये देखना है, कह रहा सोहन जरा इधर आना। तो सोहन जरा इधर आना किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों सोहन जरा इधर आना ये तो संबोधन कारक है। बच्चों ज़्यादा ऊंचाई पर मत जाओ किसी को सावधान किया जा रहा है, ये भी संबोधन कारक है। अजी सुनते हो, अजी जरा सुनते हो, हमारे घर परिवार की गृहिणियाँ पुकारती हैं किसी को, ये भी संबोधन कारक। लेकिन अरे उन्हें क्या हो गया, आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। और यही विस्मयादि बोधक अव्यय है, लास्ट वाला डी वाला यहाँ ऑप्शन होगा, है ना। और बाकी संबोधन कारक हैं। चल आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे दोस्तों, यहाँ से आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, याद रखना। अब जरा देखो क्या कहना चाह रहा है यहाँ, शब्द क्या कह रहा है। पूर्णतः शब्द क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा प्रकार है। ये सब एग्जाम में आए हैं, जैसे आते हैं वैसे आपको पढ़ के जाना। और ज़्यादा जानकारी के लिए प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएं, देखेंगे बहुत अच्छे शब्दकोश आपको मिलेंगे प्रिय साथियों। तो पूर्णतः शब्द किस प्रकार का अव्यय होगा, कालवाचक, परिमाण, रीति और स्थान। तो दोस्तों याद रखना, स्थान, परिमाण, रीति, यहाँ होगा क्या, परिमाणवाचक होगा। परिमाणवाचक में क्रिया के होने का मात्रा का बोध कराया जाता है, जैसे बहुत, कम, ज़्यादा, पर्याप्त, पूर्णतः, कुछ, बस, है ना। ऐसे आता तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, जरा, जरा सा। प्रिय साथियों एक बार वीडियो आप जरूर जाएंगे, देखेंगे प्लेलिस्ट में मैंने बनाई है, उसको आप देखेंगे। नए पैटर्न पर आधारित विशेष विशेषण अविकारी शब्द के ऊपर मैंने बनाया है। आइए दोस्तों, कह रहा निम्न में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य, यहाँ तो हो गया ये। चलिए यहाँ मैंने इतना पढ़ा दोस्तों। अब हम बात करेंगे 9वें नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे हम सभी लोग, है ना। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देखेंगे आप दोस्तों। कह रहा है कि सूर्य पूर्व में निकलता है, क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा भेद होगा। सूर्य पूर्व में निकलता है, क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा भेद होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, सूर्य पूर्व में निकलता है, क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा भेद होगा, स्थानवाचक होगा। यानी यहाँ स्थानवाचक क्यों होगा, क्योंकि जहाँ क्रिया के होने का स्थान का बोध कराया जाता है वहीं दिशा का भी बोध होता है। तो याद रखना, इस क्रिया विशेषण अव्यय के जो स्थानवाचक होते हैं दोस्तों ना, उसमें क्रिया के होने का स्थान एवं दिशा दोनों का बोध कराया जाता है। ये प्रश्न यूपीएसआई में आया था, इतना याद रखना। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है तो दिशा का बोध, याद रखना, क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेदों में से या अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकारों में से सिर्फ स्थानवाचक में ही आता है, याद रखना, है ना। इसके साथ साथ मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई है, जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। आइए क्या कह रहा है 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आते हैं और इसको जरूर याद करके जाइएगा, आपके यूपीपी में भी यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। कह रहा है कि क्रिया विशेषण अव्यय के किस भेद में के दाएं, के बाएं, के आगे, के पीछे, इधर, उधर, जिधर, किधर, यहाँ, जहाँ, निकट या तहाँ आदि का बोध कराया जाता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा भेद ऐसा है जिसमें इन अव्यय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्थान है, स्थानवाचक। जैसे हम बात करें दोस्तों, जैसे हम कहें कि यहाँ, यहाँ, जहाँ। आप अपने घर परिवार में होते हो, कोई पूछता है तो कहते हो
कि वह वस्तु वहाँ पड़ी है या यह वस्तु यहाँ पड़ी है, यहाँ का मतलब क्या बताता है? स्थान बताता है ना। उधर देखिए दोस्तों, ये स्थान बताता है, इधर उधर डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन याद रखना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही याद रखना दिशा का भी बोध कराया जाता है। अभी मैंने आगे बताया था, है ना दोस्तों। के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं, ये सब आदि का प्रयोग जहाँ होता हो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अंतर्गत आता है। इतना जरूर पढ़ के जाएं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है क्रिया विशेषण अव्यय के किस भेद में तिल तिल, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, पूर्णतः, जितना उतना, काफ़ी, कुछ, बस, पर्याप्त, जरा जरा सा, लगभग आदि का बोध होता है। तो प्रिय साथियों, ये किस में प्रयोग होता है? परिमाण में होता है। क्या होता है? परिमाण में होता है प्रिय साथियों, याद रखना। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा हवा निरंतर चल रही है। हवा निरंतर चल रही है दोस्तों, क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा भेद होगा? हवा निरंतर चल रही है लगातार, यानी क्या होगा? कालवाचक होगा। जी हाँ दोस्तों, कालवाचक होगा। क्या होगा? कालवाचक होगा। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, काल का मतलब समय। जहाँ ये समय आ जाए, ज़रा ध्यान से सुनो, जैसे आ जाए आज, कल, वर्ष, आज, कल, वर्ष, ऋतु, सप्ताह, वार, माह, ऐसे आ जाएगा दोस्तों। ऐसे नया, पुराना, ऐसे दे देगा प्राचीन, ऐसे दे देगा आधुनिक, ऐसे दे देगा क्या? आधुनिक, ऐसे दे देगा दोस्तों पल पल, हर पल, घड़ी, हर घड़ी, पुनः, अनेक बार, हर बार, बार बार, रोजाना, प्रतिदिन, मौसमी। ये सब क्या बता रहे हैं दोस्तों? समय बता रहे हैं। जैसे अगर आपके एग्जाम में आ जाए पिताजी कल जाएंगे दोस्तों, तो कल क्या बता रहा है? समय। गरिमा रोजाना मंदिर जाएगी, रोजाना क्या बताता है? समय। बातों को ध्यान से सुनना। आइए आगे। प्रिय साथियों, यहाँ क्या कह रहा है? ये प्रश्न देखिए। कह रहा सूर्य पूर्व में निकलता है, क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा भेद होगा? तो ये क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा भेद होगा? स्थानवाचक। आप समझ गए। तो दोस्तों, अब गलतियां मत करना। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे जैसे मैंने बताया। और बहुत सारी जानकारी लेने के लिए आपको प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाल दिया है, जाके आप देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो प्रिय साथियों, जितने भी हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारी विषय बहनें वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए मैं अगला टॉपिक लेकर कुछ भी रूबरू मुखातिब हो सकूं। हो सकता है कारक या काल, या हम कहें दोस्तों कोई भी टॉपिक लेकर आने वाला हूं जल्द ही। परेशान मत होना दोस्तों, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।